वरना कौन सा दुनिया का ऐसा देश होगा जिस देश में पहली शिक्षिका हो और पहला स्कूल खोले और उसको सम्मान न दिया जाए, उसके बारे में पढ़ाया ना जाए। इतना घटियापन तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अगर किसी ने काम किया तो उसके स्मारक बनाए, उसके बारे में लिखा। अंग्रेजों ने लिखा है माता सावित्रीबाई फुले के बारे में। इस देश की उदा देवी पासी के बारे में लिखा है कि ब्लैक कैट पेड़ पे चढ़कर 22 अंग्रेजों को मार रही है, गोली चला रही है। तो वो हर घटना पर लिखते थे। उनके इतिहास में घालमेल नहीं है, बेईमानी नहीं है। यहाँ बेईमानी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे पहले मैं आग्रह करूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की, जी हाँ, जिस हस्ती के कारण अगर मैं खासकर महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जाने का मौका मिला, महिलाओं को पढ़ने का हक अधिकार मिला। और जितना संघर्ष महिलाओं के संदर्भ में रहा वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। लेकिन विडंबना है कि आज की तथाकथित सरकारें कहीं ना कहीं अपने वोट की राजनीति के लिए ऐसी महान हस्तियों का प्रयोग तो कर लेती है, लेकिन जब उनकी जयंतियां आती है तो खाली सिर्फ ट्वीट के माध्यम से बधाइयां दे देती हैं, या फेसबुक पर या अपनी आईडी पर छोड़ने का काम करते हैं। लेकिन सही तौर पे अगर मैं बात करूं ऐसी महान हस्तियों की जिनको कि भारत देश में आज एक बहुत बड़े स्तर पर जानना चाहिए, भारत देश के लोगों को जानना चाहिए, और खासकर जो भारत देश की युवा पीढ़ी है उसको उन महान हस्तियों के बारे में जानना चाहिए। लेकिन विडंबना है साथियों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस देश में बहुजन महान पुरुषों या महान नायिकाओं की अगर मैं बात करूं तो उनको हाशिए पर धकेलने का काम किया गया है। अगर मैं पास्ट में जाकर बहुत सारी वीरांगनाओं की बात करूं तो आपको इतिहास के पन्नों में बहुत सारी वीरांगनाएं आपको जो स्कूली सिलेबस है या कॉलेज का सिलेबस है उसमें तो मिल जाती है, लेकिन जब बात बहुजन नायिका की आती है तो उनको हाशियों पर धकेलने का काम किया जाता है। और साथियों, पिछले कुछ सालों से जिस तरह से लगातार बहुजन समाज के लोग बहुत बड़े स्तर पर 3 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक ऐतिहासिक पल है जो कि सभी लोगों को जानना चाहिए। और आखिर वो ऐतिहासिक पल क्या है, तो इसी संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। और आज की हमारी जो खास मेहमान रहेंगी इस चर्चा में, जो हमारे साथ जुड़ेंगी, वो है निर्देश सिंह जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ में जब जब देश में कोई ऐसी घटना घटती है तो मुखर रूप से अपनी बात को खुले तौर पर रखती नजर आती हैं। तो साथियों, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी की। जी हाँ साथियों, 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र में एक ऐसी बिटिया का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा दिया। तो साथियों, मैं आपसे फिर से दोबारा से आग्रह करूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ में जुड़ सके। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक तौर पर उनके बारे में बताती चलूं। जिस तरह से महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है और सतारा जिले में जो नए गांव, एक छोटा सा गांव है जहां पर कि सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। और उनका जन्म जिस तरह से मैंने अभी बताया है कि 3 जनवरी 1831 को जो खंगोजी नवसे थे उनके घर में पहली संतान के रूप में हुआ, जो कि माली परिवार से आते हैं। और जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि जो माली परिवार है वो उनका जो व्यवसाय होता है वो फूलों का होता है, फूलों की खेती करते थे, फूल बेचने का काम करते थे। और जिस तरह से माता सावित्रीबाई का जब जन्म हुआ तो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी वो, और हष्ट-पुष्ट थी। जिस तरह से सावित्रीबाई फुले काफी सुंदर थी, और इसी तरह से जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले थे उनकी जो कद काठी थी बहुत ही लंबी चौड़ी थी। तो इसी का प्रभाव भी जो सावित्रीबाई फुले है उन पर भी पड़ा। और साथियों, बहुत सारी चीजें हम चर्चा करेंगे आज इस विषय पर लेकर कि किस तरह से उनके जीवन की घटनाएं घटी और किस तरह से उनके जीवन में जो घटनाएं घटी उनसे प्रेरणा लेकर सावित्रीबाई फुले किस तरह से एक आम लड़की से एक महान नायिका के रूप में उभरी। साथियों, एक बात की मैं यहाँ पर जरूर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि एक बार जब बचपन की बात है, बचपन में जब माता सावित्रीबाई फुले ने अपनी माँ से कुछ पैसे लिए और वो दुकान पर गई, दुकान पर कुछ खाने की चीजें जिसमें कि जलेबी और पकोड़े थे वो लेकर आ रही थी। और रास्ते में खाते खाते उन्हें आ रही थी, तभी अचानक उनकी नजर पड़ी एक सफेद वस्त्रों में खड़े व्यक्ति पर। उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा है और कुछ ना कुछ प्रार्थना कर रहा है। तो सावित्रीबाई फुले वहां पर रुकी और वो जो उनके हाथ में खाने की चीजें थी, जलेबी और पकोड़ा, उसको लगातार खाती रही और उसको देखते रही पादरी को। और फिर पादरी उनके नजदीक आए और पादरी ने उनसे कहा
कि बेटा आपको चलते चलते नहीं खाना चाहिए, ये गलत बात होती है क्योंकि इससे आपका ध्यान भी बढ़ता है और जो भोजन है वो आपके शरीर को अच्छे से नहीं लग पाता। तो इसलिए जब भी खाना खाओ एक जगह बैठकर खाना, इस तरह से मत खाना। तो सावित्रीबाई फुले के मन में कई प्रश्न उठे, उन्होंने उनसे सवाल भी किया कि आखिर ऐसा क्यों करना चाहिए कि एक जगह पर बैठकर खाना चाहिए। तो इसका जो मैंने बताया अभी पादरी जी ने जिस तरह से जवाब दिया, और इतना ही नहीं साथियों, पादरी जी ने अपने जो थैला था उनके पास में उसमें से एक बिस्किट का पैकेट निकाला और उस बिस्किट के पैकेट को उन्होंने सावित्रीबाई फुले को दिया और उसी के साथ साथ में उन्होंने उसको एक पुस्तक भेंट की। लेकिन जो पुस्तक भेंट की, वहां पर जब ये पुस्तक भेंट कर रहे थे वहां पर एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो व्यक्ति था उसको देख रहा था, जो उनके घर के पास रहता था और जो सावित्रीबाई फुले थी उनके पिता थे, उनसे उसके घनिष्ठ संबंध थे। और जिस तरह से सावित्रीबाई फुले घर पहुंची, उनके जाने से ही पहले वो खबर उनके घर पहुंच गई और जिस तरह से घर का माहौल था काफी गंभीर था और घर पर बवंडर मच गया। जैसे ही सावित्रीबाई फुले ने घर में प्रवेश किया तो बड़े संदेह की दृष्टि से उसके परिवार वाले देख रहे थे और उनकी मां ने डांटते हुए कहा कि बाहर के किसी व्यक्ति से कोई चीज लेनी नहीं चाहिए। तो सावित्रीबाई ने पलटकर उनसे सवाल पूछा कि चलो मां, मैं मान लेती हूँ कि बाहर के किसी भी व्यक्ति से कोई चीज लेनी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे पुस्तक भेंट की है, इस पुस्तक में आखिर ऐसा गलत क्या है। तो तब वहां पर बात को दबा दिया गया, लेकिन जो एक ज्वाला उठी क्योंकि सावित्रीबाई फुले पढ़ना नहीं जानती थी और पुस्तक के उन्होंने कई बार वो पेज पलटे और जब वो पेज पलटे तो उन्होंने चित्र देखकर उसको छोड़ दिया। लेकिन मन में जिज्ञासा थी कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो शायद इस पुस्तक में जो लिखा है जिसके कारण मेरे घर में बवंडर हुआ और जिस तरह से जो पादरी था उसको लेकर जो घर में बवाल मचा, शायद वो बवाल ना होता और मैं इस पुस्तक को पढ़कर उनके जवाब दे सकती थी। और हमारे साथ में निर्देश जी जुड़ चुकी है, मैं उनको अपने साथ लाइव लेना चाहूंगी और लाइक के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं आज आखिर क्यों हो रही है और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह की चर्चाएं करना। क्योंकि साथियों अक्सर हम देखते हैं कि साल में जिस भी महान पुरुष या वीरांगना की जयंती आती है तो खाली हम सिर्फ जयंती मनाकर छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद 364 दिन आखिर हम क्या करते हैं, इन चीजों पर भी हमें बारीकी से चर्चा करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो आज माली समाज है, क्योंकि माली समाज से इतने बड़े बड़े महान पुरुष जन्मे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज के लोग अपने महान नायकों को नहीं जानते और जिसका कारण है कि आज वो पाखंडवाद, रूढ़िवाद और बहुत सारी ऐसी गलत गतिविधियों में फंसकर जो मनुवादी लोग हैं उनके ही साथ खड़े नजर आते हैं। तो निर्देश जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। निर्देश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। और सबसे पहले आपको एनबी न्यूज और हमारे दर्शकों की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं और सूर्य दिवस की मंगल कामनाएं। और कल जिस तरह से हम बात करें 3 जनवरी को लेकर, तो मैं जानना चाहूंगी कि माता सावित्रीबाई फुले का जो जीवन संघर्ष रहा कि आखिर आज क्या जरूरत पड़ी कि हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पहले तो सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर उनको भी सत सत नमन और बधाई। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती कोई छोटी घटना नहीं है, ये देश की बहुत बड़ी घटना है। जहाँ देश में जब रूढ़ियां, वैदिक संस्कृति, महिलाओं को दबाने की, महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु मानने की, जब महिलाओं को दबाकर रखने की संस्कृति भारत में पूरी तरह हावी थी, जब कहा जाता था कि महिला सिर्फ कुल का नाम चलाने के लिए, यानी कि वंश चलाने के लिए, सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए ही उसको वरीयता दी जाती थी, ऐसे माहौल में जब लड़कियों के पढ़ने को धर्म का भ्रष्ट हो जाना कहा जाता था, उस समय पर माता सावित्रीबाई फुले जन्मी। और देखिए, सिर्फ 9 वर्ष की बच्ची जिसकी शादी हो जाती है और लगभग 13-14 वर्ष की उम्र में वो शिक्षित होकर इस विचार से परिपक्व हो जाती है कि मुझे बच्चियों को पढ़ाना है, कि मुझे महिलाओं को पढ़ाना, मुझे स्त्रियों का कल्याण करना है। और ज्योतिबा फुले की बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं कि ठीक है, ये काम बहुत कठिन है लेकिन मैं इसको करूंगी। आज अगर हम जयंती मना रहे हैं तो उनके समकालीन करोड़ों स्त्रियां रही होंगी भारत के अंदर, लेकिन जयंती सिर्फ सावित्रीबाई फुले की मन रही है। आज आप और हम जैसी जो भारत में मजबूत महिलाएं हैं वो उनकी चर्चा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अगर हम इतने मजबूत हुए तो कहीं ना कहीं इस विचार की वजह से, जो विचार उन्होंने उस समय इस समाज में, इस देश में बोया कि बेटियां केवल उपभोग का सामान नहीं है, स्त्रियां केवल कुल को रोशन करने के लिए
पुत्र को जन्म देने के लिए नहीं है, ये समानता का हक पाएंगी, शिक्षित होंगी, इनका ब्रेन खुलेगा, बुद्धि का विकास होगा, तो ये आपके बच्चों को भी। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो उनका संघर्ष है और खासकर जो महिलाओं के संदर्भ में अभी निर्देश जी ने बात रखी कि महिलाओं को खाली उपभोग की वस्तु ना समझे, महिलाओं को इतना कमजोर ना समझे, क्योंकि आज हम जिस तरह से हालात देख रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनकी योग्यता की बात आती है या उनकी भागीदारी की बात आती है तो उनको कहीं ना कहीं आज भी जो पुरुषवादी सोच है उनको पीछे धकेलने का काम करती है। माफी चाहती हूँ, शायद नेटवर्क की वजह से बीच में संपर्क टूट गया। तो कहाँ थे हम? माता सावित्रीबाई फूले ने इतनी कम उम्र में इस विचार को समझ लिया, जहां आज महिला शिक्षित होने के बाद भी ये नहीं समझ पा रही है कि हमारी शिक्षा के साथ साथ तो देश की बच्चियों की भी शिक्षा अनिवार्य है। जिस समाज से हम आए हैं, जिस घर में और बाकी महिलाएं हैं, उनके भी पढ़ना बहुत जरूरी है। उस वक्त पर माता सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का महत्व समझा, केवल खुद ही नहीं पढ़ी, अपने साथ साथ अन्य बच्चियों को पढ़ाने के लिए प्रयास किया, प्रयत्न किया और सफल हुई। और ऐसे माहौल में सफल हुई जब वो चारों ओर ये विचार था, हर व्यक्ति इस बात से पीड़ित था कि महिला को पढ़ाना कोई जरूरी नहीं, उसको क्या करना पढ़ाकर, अरे वो घर में खाना बनाएगी, बच्चों को खिलाएगी, बच्चे जन्म करेगी, और क्या चाहिए उसको? 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो तो पुरुष कमाकर दे ही देता है। वो सोच कहीं ना कहीं आज भी है समाज में। तो माता सावित्रीबाई फूले को याद करना बहुत जरूरी हो जाता जब महिलाएं कहती है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। जब कोई पिता ये कहता है कि मेरी बेटी किसी बेटे से कम थोड़ी है, तो ये विचार माता सावित्रीबाई फूले का बोलता है अनजाने में। वो भले नहीं जानता कि ये विचार किसका है। अगर कोई आज कोई फिल्म बनती है और कोई कहता है कि छोरी किसी छोरे से कम है के, तो ये विचार उस व्यक्ति का नहीं है, ये विचार 200 साल पुराना माता सावित्रीबाई फूले का है। ये उस वक्त का विचार है जब 1848 में पहली पाठशाला उन्होंने 1 जनवरी को खोली कि हाँ, बच्चियां पढ़ेंगी और हम उनके लिए मेहनत करेंगे। तो उनके विचार को आज हर पिता गौरवान्वित कर रहा है। हर लड़का चाहता है कि मुझे शिक्षित लड़की मिले शादी करने के लिए। तो ये विचार उसका नहीं है, ये विचार माता सावित्रीबाई फूले का है। यदि कोई बेटा चाहता है कि मेरी बेटी पढ़ेगी, यही नहीं विदेश में भी पढ़ेगी, जो समाज उनको कहता था कि लड़कियां घरों से नहीं निकल सकती, स्त्रियां घरों से निकलेंगी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, घर की इज्जत खराब हो जाएगी, आज वो अपनी बेटियों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जितनी अच्छी शिक्षा लेगी इतना अच्छा पैसा कमाएगी। तो वो विचार सिर्फ उनका नहीं है, ये विचार माता सावित्रीबाई फूले का है। लेकिन अगर ऐसे में भी वो जो लोग जानकर भी उनका नाम नहीं ले रहे हैं, वो शातिरपना कर रहे हैं, वो उनके साथ धोखा छल कर रहे हैं। और जो नहीं जानते हैं वो अनजाने हैं, वो तो इनोसेंट लोग हैं, उन्हें तो हम दोष दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानेंगे तभी वो उसको मानेंगे भी। और सरकारों ने भी छुपाया, लिखा नहीं, इतिहास में नहीं लिखा, पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा, हमें खुद नहीं बताया गया। हम लोगों ने डिग्रियां तक ले ली थी, हमें नहीं पता था कि सावित्रीबाई फूले कौन है। जब हमें इसके अलग से साहित्य पढ़ने को मिला, ऐसे लोगों के बीच में बैठे, ऐसे लोगों से जुड़े, उन कार्यक्रमों में गए, तो लगा कि अरे हमने क्या पढ़ा था फिर। हम तो एक ऐसी पढ़ाई कर रहे थे जिससे सिर्फ नौकरी लेनी होती है, जिससे सिर्फ पेट भरना होता है। हमने वास्तविक पढ़ाई जो होनी चाहिए थी, जो शिक्षा का निचोड़ था, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में तर्क कर सके। लेकिन भारत सरकार जो बच्चों को पढ़ाती है वो सही गलत में तर्क करना नहीं सिखाती, वो सिर्फ इतना सिखाती है, धोखे का इतिहास पढ़ाती है और सिर्फ इतना सिखाती है कि आप दौड़ लगाओ, सिर्फ आपको नौकरी लेनी है, आपको सिर्फ अपना पेट भरना, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। देश के प्रति अच्छा नागरिक बनने की कोई आपके बीच में ललक नहीं है। जिन लोगों से आप आए हैं, जिस गरीबी से उठकर आप आए, जिस समाज से आप उठकर आए, जिस देश के आप नागरिक हैं, जहां का आप नमक खाते हैं, उसके प्रति आपका भी कोई आभार व्यक्त करना है या उसके प्रति आपको कोई काम करना, जिम्मेवारी निभानी है, कुछ नहीं। तो इस देश में माता सावित्रीबाई फूले को छुपाया गया। लेकिन आप जैसी महिलाएं, जो नीलम बोध जैसी महिलाएं हैं, लंबे समय से सोशल मीडिया पर, फील्ड में जाकर, मंचों पर जाकर, सड़क पर जाकर जो काम कर रही हैं, उनकी बदौलत आज बेटियों ने जाना है, आम महिलाओं ने भी जाना है। मुझे लग रहा है कि हर वर्ष जब 2011 में मैंने पहली बार माता सावित्रीबाई फूले के नाम से एक संगठन का निर्माण किया था महिलाओं के बीच में, तो सब बड़े निराश थे, बोले इसका कोई फायदा नहीं, कोई भी नहीं जानता, हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा विश्वास था कि नहीं जानता, इसीलिए तो हमें ये काम करना है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हजारों लाखों संगठन है, हजारों जगह पर लोग जानते हैं, पहचानते हैं। हम माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर करेंगे, और अगर हम महिलाएं हैं तो कम से कम हमें तो ये जिम्मेवारी उठानी ही चाहिए। लेकिन आज मुझे गर्व है, हमने गांव गांव जाकर जब ये विचार फैलाया, तो आज
शहर नहीं, प्रदेश नहीं, राजधानियां नहीं, गांव तक में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और कल का दिन मैं ये बताऊं कि मैं कल के दिन पर पूरे देश भर से प्रोग्राम के लिए कॉल आए। पिछले 1 महीने से कॉल हो रही है और बुकिंग चल रही है कि आपको आना ही है। एक कल अब कल मैं कहां कहां रहूंगी और कुछ जगह पर मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से माता सावित्रीबाई फूले के बारे में बताऊंगी, जहां भी होंगी वहीं से। तो ये क्रेज हो रहा है लोगों में। क्रेज क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने मेहनत की। हमसे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने मेहनत की, उनसे वो विचार हमें मिला, फिर हमने आपने मेहनत की, अब हम कर रहे हैं, तो अच्छे लोगों की अब संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और माता सावित्रीबाई फूले के बारे में जान रहे हैं। कल का दिन देश के नहीं, इस दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि जो ये उपमहाद्वीप था एशिया का, इसमें अगर उस समय पर शिक्षा की बात हुई थी तो पहली महिला थी जिसने कहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, और ऐसे भी आसानी से उनको किसी ने स्वीकार नहीं कर लिया। उसके लिए उन्होंने कदम कदम साबित किया, अपमान के घूंट झेले। तो कल की घटना हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है, और हम जैसी बेटियों के लिए, जिन्होंने समाज में सम्मान पाया है, जिन्होंने कलम की ताकत को पहचाना है, जिन्होंने अपने विचारों को अलग आयाम दिया है, जिन्होंने दुनिया के बनाए खांचों में रह करके घुटन भरा जीवन जीना पसंद नहीं किया, उससे ऊपर उठकर कहा कि खुली हवा में सांस लेंगे। ये प्रकृति ने जब खुली हवा दी है, खुला आसमान दिया है, तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी है। तो मुझे लगता है कल की घटना ये बहुत ही स्पेशल है और कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला, हम सबके लिए खुशियों का दिन है। बिल्कुल निर्देश जी, मैं एक चीज और जानना चाहूँ, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम महान पुरुषों की जयंतियां मनाते हैं या उनका परिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और खासकर हम इस कड़ी में सरकारों को भी देखते हैं, सरकार चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो या जिस भी स्तर पर सरकार है, वो कहीं ना कहीं अपने तौर पर वोट बैंक की राजनीति के लिए जो बहुजन महान पुरुष है उनका तो इस्तेमाल करती है। लेकिन विडंबना है कि जिस तरह से 1 जनवरी सन 1848 को महाराष्ट्र के पुणे में जो पहला स्कूल खोला गया था, अगर आज हम वर्तमान में उसकी स्थिति देखें, क्योंकि अभी पिछले दिनों रवीश कुमार जी वहां पर गए थे, उनका मैंने जो वहां की रिपोर्ट थी देखी थी कि आज जो पहला स्कूल भारत में महिलाओं के लिए खोला गया, उसकी जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, जीर्ण अवस्था में था। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए? देखिए, सरकार का दायित्व तो बहुत पहले से बनता था। आप लगा लीजिए 1848 में पहला स्कूल खुला, तो 1848 के बाद जब भारत आजाद हो गया तो कोई भी सरकार ने वहां काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब भी ये लोग क्रेडिट देने की बात करते हैं, जब क्रेडिट लेने की लाइन लगती है, तो उसमें क्या होता है, इनकी जो जातिवादी जो दिमाग है, जिससे ये पले बड़े होते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक इनकी जो कर्मकांड होते हैं, उससे ग्रस्त होते हैं। और सरकारें अभी तक उन्हीं की बनी है। उनके ग्रस्त मानसिकता की वजह से माता सावित्रीबाई फूले को उनके हक का सम्मान नहीं मिल पाया। आज जब इनकी 4 महिलाएं खड़ी होकर के सरसों के खेत में बसंत पंचमी मना लेती हैं, तो इन्हें लगता है पूरी दुनिया हरी हरी और पीले पीले फूलों से भर गई, पूरी दुनिया खुश हो गई, और उनको अवार्ड देने के लिए चल देते हैं, अखबारों में पाठ देते हैं सुबह को उनके चेहरे की फोटो लगा करके। लेकिन जब इसी देश की महिला, जब इस देश की सारी महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के लिए, हाथ में कलम लाने के लिए, बगल में किताब दबाने के लिए, और कंधे पे क्या कहते हैं जिम्मेदारियों का बोझ हटा करके, बर्तन और क्या कहते हैं झाड़ू पोंछा हटा करके जब किताबों का बैग टांगती है, उस महिला के नाम से आज तक उसको राष्ट्रीय पुरस्कार तक नहीं इन्होंने दिया, आज तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दी है। तो जब यहाँ पर चोरों को, लुटेरों को, फ्रॉडों को, धोखेबाजों को, देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले इतिहासकारों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा, तो एक्चुअल लोगों का हक मारा जाएगा। क्रेडिट लेने की लाइन में जाति में आगे खड़े हुए लोग जो अगड़े हैं, अपने आप को फॉरवर्ड क्लास कहते हैं, वो हमेशा हकमारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, वो गपच लेते हैं, जल्दी जाकर झपट लेते हैं, और आज तक यही होता आया है। वरना कौन सा दुनिया का ऐसा देश होगा जिस देश में पहली शिक्षिका हो और पहला स्कूल खोले और उसको सम्मान न दिया जाए, उसके बारे में पढ़ाया ना जाए। इतना घटियापन तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अगर किसी ने काम किया तो उसके स्मारक बनाए, उसके बारे में लिखा। अंग्रेजों ने लिखा है माता सावित्रीबाई फूले के बारे में, इस देश की उदा देवी पासी के बारे में लिखा है कि ब्लैक कैट पेड़ पे चढ़कर 22 अंग्रेजों को मार रही है, गोली चला रही है। तो वो हर घटना पर लिखते थे। उनके इतिहास में घालमेल नहीं है, बेईमानी नहीं है। यहाँ बेईमानी की गई है, तो माता सावित्रीबाई फूले को दबाया गया, सरकारों ने दबाया। महाराष्ट्र सरकार की आंख के नीचे वो स्कूल है। जब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बैठे हुए लोग के वहां स्कूल है और इसकी हालत इतनी जीर्ण है, आज पूरी दुनिया का आदमी जानता है। पहले संसद में भी ये बात उठी थी। महुआ मोइत्रा क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल की शायद सांसद हैं, उन्होंने भी इस बात को संसद में उठाया था कि ये स्कूल खुला है और आज इसकी यह हालत है।
जिस वजह से महिलाएं बेटियां पढ़ी आज उनकी हालत ये है, तो इसका मतलब महिलाओं के लिए आपके मन में कितना सम्मान है, इस स्कूल से दिखाई दे रहा है। तो सरकारें भी इस सम्मान को नहीं देना चाह रही है, लेकिन हम मांग करते हैं कि ये सरकारें इन महिलाओं को जातिवाद के नजरिए से ना देखें, क्योंकि इन्होंने जातिवाद से ग्रस्त होकर काम नहीं किया देश के अंदर। माता सावित्रीबाई फुले ने जब प्रथम पाठशाला 1 जनवरी को खोली, तो उन्होंने लगभग 7 से 8 बच्चियां उनके पाठशाला में थी, जिसमें से 5 बच्चियां ब्राह्मण समाज की थी। तो ये बताइए, क्या उन्होंने ये देखकर किया कि मैं ओबीसी के बच्चों को पढ़ाऊंगी? जो बिल्कुल जातियों में पीछे धकेले गए लोग हैं उनके हाथ पकड़ पकड़ के लाऊंगी? उन्होंने तो शिक्षा पर काम किया, और शिक्षा सबका अधिकार है। और अगर शिक्षा की बात थी, अशिक्षा की बात थी, तो देश की समस्त जाति की, समस्त धर्मों की महिलाएं अशिक्षित थी उस वक्त पर, तो उन्होंने सबके लिए काम किया ना। आप उनके विचार से लाभ लेकर अपनी बेटियों को आज अच्छा अच्छा पढ़ा तो रहे हो, आईएएस बना रहे हो, पीसीएस बना रहे हो, देश की प्रधानमंत्री तक एक महिला 17 साल रही, तो किस लिए? केवल इसलिए कि उन्होंने कहा कि बेटियां पढ़ेंगी, और फिर आपने पढ़ाया, फिर कानूनी प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने कर दिया कि बेटियों को समान शिक्षा दी जाए, समान अधिकार दिए जाए, समान वेतन दिया जाए, समान कुर्सी दी जाए। तो आप इन लोगों को जातिवाद के मुखौटे से ना देखें, मेरी यही विनती है सरकार से भी और देश के नागरिकों से भी। जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, उनकी कोई जाति नहीं होती, और जाति बनाने वाले लोग घटिया और नीच होते, जाति को सहन करने वाले लोग कैसे नीच हो गए? आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है और हम उसको कीचड़ फेंक रहे हैं, तो घटिया कौन हुआ? वो जाने वाला व्यक्ति हुआ या कीचड़ फेंकने वाला हुआ? तो आप कीचड़ फेंकने वालों का इतिहास तो गौरवान्वित लिखते हैं, जिसने कीचड़ खाकर भी आपकी बेटियों को पढ़ा दिया, उसको आप छुपाना चाहते हो। उनके नाम से बना प्रथम स्कूल आज भी इस हालत में है कि वहां पर घास उगाई है, जहां शिक्षिकाएं पढ़ाती होनी चाहिए थी, जब पढ़नी चाहिए। विश्व का सबसे बेहतर स्कूल बनाना चाहिए था, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपको उस जगह से बनाना चाहिए कि इस जगह पर प्रथम शिक्षिका के कदम पड़े। उसने यह संघर्ष किया, मेहनत की, और साथ ही साथ उनके साथ माता फातिमा शेख जो मुस्लिम समाज से आती थी, उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने कहा चलो हम घर घर चलेंगे, अपमान झेला। और उनके पास जब लैंड नहीं थी स्कूल खोलने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जब पैसा नहीं था, दीवारें खड़ी करने के लिए ईंटें और मसाला नहीं था, तो माता सावित्रीबाई फुले का सहयोग करने के लिए फातिमा शेख ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आप मेरे मकान में प्रथम पाठशाला खोल लीजिए। तो वो उन्होंने किसके लिए दी? इस देश की बेटियों के लिए दी। तो आप फातिमा शेख का भी नाम लेते हुए घबराते हैं, कहीं उनको उनके हक का क्रेडिट ना मिल जाए, उनके हक का सम्मान ना मिल जाए। तो मेरी सरकारों से भी अपील है, मेरी इस देश के नागरिकों से भी अपील है, जिन लोगों ने इंसानियत के लिए काम किया, समस्त देश की नारियों के लिए काम किया, समस्त देश के गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के और दबे कुचले जिनका दमन किया गया था, व्यवस्था में सताए गए लोग थे, उनके लिए काम किया। तो उन लोगों को जाति के चश्मे से मत देखो, ये जाति का चश्मा आपकी इंसानियत को खा जाएगा, हक जिसको मिलना चाहिए उसके हक को बर्बाद कर जाएगा। इसलिए जाति का चश्मा उतारिए, इंसान बन करके उनके कामों को आकलन कीजिए। जी निर्देश जी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर देखिए हम इतिहास में जाकर देखें, आज तक भारत देश में कोई भी ऐसी महिला नहीं रही है जिसने कि मात्र 1848 से लेकर 1856 तक 18 स्कूल खोलने का काम किया। हम वर्तमान में भी अगर आंकड़ा उठा के देखें, हमें कोई भी, चाहे किसी भी समाज की हम बात करें, किसी भी धर्म की बात करें, कोई भी महिला आज तक ऐसी नहीं रही है जिसने 18 स्कूल इतने कम समय में खोले। और खाली हम स्कूलों की बात नहीं करेंगे, उन्होंने जिस तरह से बाल विवाह उस समय प्रथा चल रही थी, दहेज प्रथा की जो प्रथा थी, और जो विधवा महिलाएं थी उनके पुनर्विवाह के लिए आंदोलन छेड़े, और बाल गृह जैसे बहुत सारे उन्होंने आश्रम भी खोले। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो काशीबाई नाम की महिला थी, जो ब्राह्मण महिला थी, उसका प्रकरण अगर हम देखें तो मैं चाहूंगी अगर आपको पता है तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, काशी नाम की जो महिला थी वो विधवा थी। उस समय जब विधवाएं हो जाती थी, बच्चियां, बेटियां कम उम्र में शादियां कर देते थे, बाल विवाह होते थे। खुद माता सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। तो जब वो महिला विधवा हो गई, तो उसके ही घर के किसी पुरुष ने, पहले देवर, जेठ, ससुर, हाँ जो भी रहे होंगे, मैं उनका नाम लेकर टारगेट नहीं करना चाहूंगी, तो किसी पुरुष ने घर के उस महिला के साथ जब यौनाचार किया, तो वो विधवा प्रेग्नेंट हो गई और वो मरने के लिए जा रही थी। क्योंकि ना तो समाज एक्सेप्ट करता था ऐसी महिलाओं को, आज भी नहीं करता है। आज भी कहेंगे उल्टा, कुलच्छनी, चरित्रहीन, गिरी हुई, उसको नहीं ढूंढेंगे जिसके साथ से वो जन्म हुआ, क्योंकि अकेले तो जनरेट नहीं किया ना कोई भी बच्चा किसी भी महिला ने। तो उसको कुलक्षण वाला नहीं कहेंगे, उसको कुलक्षणी कहेंगे। तो लक्षण जिसके गलत हैं, जिसकी वजह से क्रिएशन हुआ, उसको नहीं पकड़ते। तो समाज की जो व्याप्त बुराई थी उसमें पहले तो विधवा हो जाना, एक 9 साल 10 साल की बच्ची का विधवा हो जाना, उसे क्या महत्व पता कि विधवा होता क्या है, फिर भी उसके जीवन को कठिन बना देते थे।
जब काशी ने सोचा कि अब मेरा जो है जीवन खत्म हो जाएगा, मुझे मेरा परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं प्रेग्नेंट होगी, इस बच्चे को मैं कहाँ लेकर जाऊंगी, अगर ये मैंने जन्म दे दिया तो इस बच्चे को भी लोग पत्थरों से मारेंगे और मेरा भी जीवन मुश्किल कर देंगे। तो वो मरने के लिए जा रही थी, लेकिन ज्योतिबा फूले ने उनको रोका, बहन तुम मरो मत, तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है, तुम्हारे बच्चे का भी जीवन महत्वपूर्ण है और तुम मेरे साथ चलो। बहुत रोई और पैरों में गिर पड़ी कि मैं तो इस समाज से उम्मीद ही नहीं कर रही थी कि मैं अब जी पाऊंगी, लेकिन आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए, लेकिन आप पर भी कलंक लगेगा अगर आप मुझे ले गए, मुझे मत ले जाइए। उन्होंने कहा कि मैं हर कलंक को सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन रूढ़ियों के खिलाफ मैं जीवन भर खड़ा रहूंगा, तुम मेरे साथ चलो। जब वो गई, उन्होंने बाल आश्रम खोले, विधवा आश्रम खोले और पहली डिलीवरी उनकी हुई और उनका बच्चा जो हुआ, बेटा हुआ और उसको सम्मान के साथ पाला, यशवंत नाम रखा और उसको डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनाया। देखिए, जिस बच्चे को लोग ये कहते कि तू नाजायज है, तेरा कोई पिता नहीं है, तो समाज को पिता ढूंढना चाहिए कि इसका पिता कौन है, लेकिन वो क्या करते हैं, महिला को टारगेट करके महिला को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहती हूं, जब तथागत बुद्ध 2500 वर्ष पूर्व ये कहकर चले गए कोई भी महिला बिना पुरुष के चरित्रहीन नहीं हो सकती, तो तुम कौन से खेत की मूली हो भाई जो तुम चरित्र को आकलन करोगे महिला की। और पहली बात तो ये थी, जब उस समाज में इतनी घटिया परंपराएं थी, वो ब्राह्मण महिला थी, ब्राह्मणों ने महिला का अपमान किया, उसने उसको मरने तक के लिए मजबूर किया, उनकी ऐसी व्यवस्था की। लेकिन अगर जीने का किसी ने सहारा दिया, आगे का जीवन अगर मजबूत बनाया, सम्मान से छत दी, 2 वक्त की रोटी दी और कपड़ा दिया, तो ये माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने दिया। वो इतने गरीब होकर भी इतने बड़े काम कर गए, इतने स्कूल खोल गए। आज अमीर लोग भी ये काम नहीं कर पा रहे, इस पर विचार नहीं कर पा रहे। और उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज के लिए एक सेंटर खोला था कि हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज होगी और इंटरकास्ट मैरिज की ये शर्त होगी कि किसी भी पंडित द्वारा कोई कर्मकांड नहीं किया जाएगा। और यहाँ मैरिज सेंटर खोला उन्होंने। देखिए, आज भी हम मैरिज ब्यूरो खोलते तो कितनी बड़ी बात हो जाती। उन्होंने मैरिज ब्यूरो उस समय पर खोला था और बिना किसी चार्ज के, तो लोग शादी कराने के पैसे लेते हैं, तो मैरिज ब्यूरो का जो कंसेप्ट था ये माता सावित्रीबाई फूले का था। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है, हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा और हमारे यहाँ फ्री में शादी होगी, लेकिन शर्तें होंगी कि यहाँ पर पंडित वर्जित होगा, फेरे वर्जित होंगे, बिना कर्म कांड के शादी की जाएगी। तो ये मैरिज ब्यूरो का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी जो है माता सावित्रीबाई फूले का था। पुनर्विवाह का अगर कॉन्सेप्ट था तो ये माता सावित्रीबाई फूले का था। विधवाओं के लिए आश्रम खोलने का था, वो भी उनका था। और बच्चों के लिए आश्रम, अनाथ आश्रम खोलने का कंसेप्ट था, तो वो भी सबसे पहले उन्होंने ही भारत में दिया था। दूसरी चीज ये कि जब छुआछूत से ग्रस्त समाज ये पूरी तरीके से इतनी बीमारी फैली हुई थी, तब उन्होंने कहा कि आप जो है, जब आपको कुएं से पानी भरने के लिए बाकी लोग मारते पीटते हैं, आपके साथ शोषण करते हैं, आपका दमन करते हैं, तो हम अपने घर का कुआं सार्वजनिक कर देते, आप यहाँ से पानी पी सकते हैं। तो उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, उनके परिवार वालों ने भगा दिया कि भाई तुम अब हमारे बीच में रहने लायक नहीं, क्योंकि तुमने, जिनको हम छोटी जात कहते हैं या अछूत मानते हैं या हम उनको घृणा की नजर से देखते हैं, उनको आप अपने कुएं से पानी पिला रहे हैं। तो माता सावित्रीबाई फूले, मतलब फूले दंपत्ति को, दोनों को ही ये दर्द झेलना पड़ा। और मैं ये कहती हूँ, सावित्रीबाई फूले नहीं होती अगर ज्योतिबा फूले नहीं होते। तो अगर आज सावित्रीबाई फूले तैयार करनी है तो ज्योतिबा फूले तैयार करो और हजारों सावित्रीबाई फूले घर घर से निकल पड़ेंगे। आज ज्योतिबा फूले की कमी है, सावित्रीबाई फूले की कमी नहीं है, क्योंकि उस वक्त पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम था महिलाओं के लिए, पर आज महिलाओं के लिए पढ़ाई कराना मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए ज्योतिबा फूले तैयार हो, सावित्रीबाई फूले अपने आप निकलने लगेगी। ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज पुरुष ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं अपनी पत्नी के नाम से जाने जाऊं। उसका जो पुरुषवाद का घमंड है ना, वो टकराता, अरे हम पत्नी के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन हजारों पत्नियां जो पति के नाम से जानी जाती, करोड़ों पत्नियां, तो उससे कोई उनको दिक्कत नहीं है। यहां तक कि ग्राम प्रधान का भी अगर पोस्टर छपेगा भी अखबार में या प्रचार में, तो कहेंगे उसकी पत्नी, पार्षद उसकी पत्नी, मेंशन करेंगे उसकी पत्नी, यानी कि वो वहां भी आजाद नहीं है। तो जब करोड़ों महिलाएं पति के नाम से जानी जा सकती है, तो पत्नियों के नाम से पति का नाम क्यों नहीं चल सकता? आज चल रहा है ना, सावित्रीबाई फूले के नाम से ज्योतिबा फूले का नाम, और ये उन्होंने ही ताकत लगाई कि कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो। जी, अभी आपने जो बात करी पोस्टर की, क्योंकि अभी चुनाव भी है, हमने उसमें भी देखा जहां जहां महिला सीट रिजर्व हुई है, वहां उनके साथ में उनके पतियों की तस्वीरें और नाम भी लगाए।
लेकिन कभी हम इस तरह हाँ से नहीं देखते जब पुरुष चुनाव लड़े तो उनकी महिला की फोटो या उनका नाम उसमें छपे। और ये दोहरा आचरण कहीं ना कहीं आज भी हमें मंचों के माध्यम से भी दिखता है, क्योंकि अगर आज हम जितने भी बहुजन आंदोलनों की बात करें, अगर भागीदारी की बात करें, चाहे मंचों की बात करें या जो मंच के सामने पब्लिक बैठी होती है उसकी बात करें, वहां पर जो समानतावादी दृष्टिकोण होता है वो नजर नहीं आता है। तो ऐसे में क्या जरूरी नहीं बन जाता कि जिस तरह से हम बात समानता की करते हैं, न्याय की करते हैं और एक दूसरे को साथ लेने की करते हैं, लेकिन जब वास्तविक सच्चाई से गुजरते हैं तो उससे कहीं ना कहीं बहुत दूर नजर आते हैं। देखिए, कारण यही है कि अभी पुरुष के अंदर जो पुरुषवाद का घमंड है ना, ईगो, वो बहुत मोटा हो चुका है। अब उसको थोड़ा छटने में टाइम लगेगा। आप जैसी महिलाएं छांट रही हैं, मेरे जैसी छांट रही हैं, तो धीरे धीरे छटेगा। और कमियां हर जगह हैं और बहुत ज्यादा हैं। हमने उनको अभी समझा नहीं है कि वो क्या चाहते थे। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि वो चाहते क्या थे, उस दिन रिजल्ट आने लगेंगे। अभी सिर्फ हम इतना कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या लिख कर गए हैं उसको रट रहे हैं। अभी हमने व्यवहारिक रूप से नहीं उतारा है। खासकर मैं समझती हूँ उन पुरुषों ने जो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं, उन पुरुषों ने सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। जबकि अभी उसमें बहुत कमी है, उतारा नहीं है। जिस दिन उतारने लगेंगे तो वो दूसरे की महिलाओं को सावित्रीबाई फुले नहीं बनाएंगे, अपने घर की महिलाओं को सावित्रीबाई फुले बनाएंगे। वो नीलम जी में सावित्रीबाई नहीं खोजेंगे, वो मुझ में सावित्रीबाई नहीं खोजेंगे। वो अगर सावित्रीबाई फुले खोजेंगे तो अपने घर की पत्नी में खोजेंगे कि भाई इसको सावित्रीबाई फुले बनाऊं। क्योंकि ज्योतिबा फुले ने किसी और की बीवी का हाथ पकड़ के उसको सावित्रीबाई फुले नहीं बनाया, पहली शिक्षिका नहीं बनाया। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के सावित्रीबाई फुले बनाया। तो इसलिए आज अगर माता सावित्रीबाई फुले देश को चाहिए तो ज्योतिबा फुले बनना पड़ेगा। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आर्टिकल लिखने से काम नहीं चलेगा। मैं मानती हूँ भारत के अंदर अगर महिलाओं का आंदोलन अगर मजबूत हुआ, तो मैं महाराष्ट्र जब भी जाती हूँ मैं देखती हूँ कि महिलाओं में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से वो जागरूक हुई है, संगठन बनाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एक पार्टी अलग बना रखी है, महिलाओं की पार्टी। तो राजनीतिक पार्टी भी बनाई, भले वो हारती रहे कुछ भी हो, लेकिन उनके पास एक विजन है कि हम अपनी पार्टी अलग बनाएंगे। जब हम 50% है तो 50% की अलग से राजनीतिक पार्टी भी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। तो आज अगर महिलाएं वहां मजबूत हुई हैं तो केवल इसलिए कि उनको विचार दिया गया, उन्होंने स्पेस दिया। तो यहाँ पुरुष पूरे भारत में लोग महिलाओं को स्पेस दे तो महिलाएं भी आगे आएंगी। और मंचों पर अगर 50% महिलाओं की भागीदारी रखेंगे तो जल्दी रिजल्ट आने लगेंगे, क्योंकि वो सीखेंगी, समझेंगी। हमें भी तभी विचार मिला जब हम घर की चार दीवारी से बाहर निकले। अगर हम वहां रहते तो शायद हमें भी इतनी ताकत नहीं मिल पाती, हम भी नहीं बोल पाते, हम भी शर्माते या घबराते, डरते, सामना नहीं कर पाते। कोई विरोध कर देता तो चुप हो जाते कि भाई बहुत हो गई, हमसे नहीं सुना जाएगा। क्योंकि हमने जब सावित्रीबाई फुले को पढ़ा तो लगा कि अरे वो तो कह रही कि तुम मुझ पे कीचड़ फेंक दो, मैं तुम्हारी बेटियों को तब भी पढ़ाऊंगी। तो निर्देश क्यों नहीं कर सकती ये काम, नीलम क्यों नहीं कर सकती ये काम? हम कर सकते हैं। जब एक महिला पहले से करके जा चुकी, हम कुछ नया तो नहीं कर रहे। माता बिल्कुल बिल्कुल। सावित्रीबाई फुले के पास तो कोई ऐसी प्रेरणा नहीं थी कि उनसे पहले कोई सावित्रीबाई फुले थी, जबकि हमारे पास तो वो प्रेरणा के स्रोत हैं। तो क्यों ना हम कर सकते, हम भी कर सकते हैं। इसलिए आज इन पुरुषों को भी अपने ज्योतिबा फुले से, इस देश के ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर के ये ताकत इकट्ठा करनी चाहिए कि जब ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले को आगे कर सकते हैं और खुद को पीछे रख करके देश की पाठशालाएं खोल सकते हैं। एक भी पाठशाला ज्योतिबा फुले के समकालीन जो जितनी उन्होंने खोली, उस समय ज्यादातर पाठशालाओं का नाम उन्होंने अपनी बीवी के नाम से रखा, यानी कि सावित्रीबाई फुले के नाम से, अपने नाम से नहीं रखा। यहाँ तो पति क्या कहते हैं, बीवी की चेक बुक भी बनाएगा तो उसमें कहेगा कि मेरा ही नाम होना चाहिए। अगर वो शादी का कार्ड भी तैयार होगा तो पहले वो अपना नाम रखेगा। तो ये वैदिक संस्कृति की, ब्राह्मण धर्म की कहें, उनकी सोच है ताकि महिलाओं को दबाया जाए। वो इनसे अपनी महिलाओं को तो दबाना चाहते हैं कि तुम अपनी महिलाओं को दबाओ, घर की चौखट से बाहर मत निकालो, लेकिन अपनी बेटियों को विदेश पढ़ने भेजते हैं। अपनी बेटियों को आईएएस, पीसीएस, सीएम, पीएम और क्या कहते हैं, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी और आईआरएस, इन पर नजर बनाकर रखते हैं कि जो भी पढ़कर तैयार हो जाए तुरंत कब्जा कर लो। तो अपनी बेटियों को तो फायदा सिखाते हैं और उनकी बेटियों को कहते हैं भैया तुम्हारी बेटी तो बड़ी आगे निकल रही है, इसे रोको जरा यार, तुम काहे के पुरुष हो, तुमसे अपनी बेटी कंट्रोल नहीं हो रही, तुमसे अपनी बीवी काबू में नहीं हो रही, तुम काहे के मर्द हो यार। इस तरह से उनकी मर्दानगी को चुनौती देते हैं। तो वो भी कहते हैं, दबा कर रखते हैं, देखो हम कितने बड़े पुरुष हैं। हमें इसी सोच से आजाद होना है।
जी जी निर्देश जी, बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की है हमारे साथ में, क्योंकि ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम्म। समय का भी एक गरिमा होती है। और आपने वास्तव में बहुत बेसिक चीजें और निचले पायदान पर जाकर चर्चा की है, क्योंकि अक्सर वही चीजें आती है कि हम लोग कल्पना करते हैं कि भगत सिंह पैदा हो दूसरों के घर में हो, माता सावित्रीबाई फुले हो दूसरे घर में हो, या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हो तो दूसरे के घर में हो, लेकिन अपने घर से आज कोई भी तैयार करना नहीं चाहता। अगर हम समाज हम्म। में आंकड़ा उठाकर देखें पूरे देश में, तो कुछ परसेंट हम लोग कह सकते हैं जो आज अपने घर की महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने घर की महिलाओं को महत्व दे रहे हैं, खुद पंक्ति में पीछे खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों से, उन लोगों को भी, तमाम लोगों को सीख लेनी चाहिए जो बातें तो समानता और भाईचारे और मैत्री और महिलाओं को सशक्त करने की करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आचरण में, जो व्यवहारिकता में बात आती है, तो कोसों दूर नजर आते हैं। तो निर्देश जी, आज इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथियों, एक बात और कहूं, क्योंकि कहीं ना कहीं निराशा होती है बहुत सारी चीजों को देखकर, क्योंकि जिस तरह से मैसेज भी डाला गया, काफी लोगों ने शेयर भी किया, लाइक भी किया, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वहां पर हमारी संख्या बहुत कम हो जाती है। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, यही मैं या निर्देश जी अगर कोई डांस कर रहे होते तो यहाँ पर लाइव हजारों की संख्या में लोग देख रहे होते। हम्म। लेकिन विडंबना है कि जो अच्छी चीजें होती है, जो अच्छी चर्चा होती है, यहाँ पर आप अपने घर की बहन बेटी को अगर इस चर्चा में लेकर बैठते, कहीं आपको पुस्तक खोलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि पुस्तक पढ़ने में काफी लंबा समय निकलता है, इतिहास को खगोलने में काफी लंबा समय लगता है। लेकिन जिस तरह से हम आपके साथ में संक्षिप्त रूप में चर्चा करके बहुत सारी चीजों को बता देते हैं, तो मैं आगे से उम्मीद करूंगी कि आप जो भी चर्चा होती है उसमें कम से कम अपने घर की महिलाओं को जरूर लेकर बैठे, क्योंकि साथ ही उसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, फोन चल रहा है, आप वहां पर उनको भी बिठा सकते हैं, उनको भी वो बातें बता सकते हैं जो आज ना तो उन्हें स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है और ना ही कॉलेज में पढ़ाई जाती है। तो निर्देश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मस्त जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको नववर्ष की, सूर्य दिवस की और 1 जनवरी जिस तरह से 1848 में पहला स्कूल खोला गया, उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर में माता सावित्रीबाई को तलाश करें, ना कि दूसरों के घर में। बिल्कुल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि दूसरे घर में ना तलाशे, अपने घर में ढूंढे, वहीं मिल जाएंगी। और एक नहीं, कई कई मिल जाएंगी, क्योंकि महिला कई रूप में हमारे घर में होती है, बहन बेटी माँ भाभी हर तरह से। तो मुझे लगता है कि आप जब तक डांस देखते रहेंगे ना, तब तक ये दिमाग के जो तार है ना, ये नहीं खुलने वाले हैं। इनमें आप ठुमके लगाने वाली लड़कियों को देख सकते हैं, उनके मिलियन बिलियन जो है देखने वाले हैं। और लेकिन जब आपकी समाज की बेटियां पूरे साहित्य को पढ़ती हैं, खंगालती हैं, चीजों को निकालती हैं, मेहनत करती हैं, चश्मा लगा लगा कर जो है खोज खोज कर लाती हैं, और इतना बड़ा रिस्क लेती है, इतना आसान नहीं है ये काम, जिस पर जान तक का जोखिम है, गालियां खाती हैं, ना जाने कैसे कैसे ताने खाती हैं। तो उन बेटियों के लिए तुम्हारे पास ना समय है, ना धन है, ना ऊर्जा है। और जो डांस है, अभी देखो, एक ही लड़की अगर अपने नखून नेल पॉलिश करके अगर डाल देगी ना, पैरों की नेल पॉलिश करके अगर एक लड़की डाल देगी और पायल पहन के डाल देगी, दोस्तों मैंने आज पायल पहनी है, ओहो क्या मजाल है, जो कि लाइकों की भरमार रुक जाए, टकाटक ऐसे लाइक करेंगे कि जैसे क्या हो गया। अरे शर्म करो थोड़ी सी, कम से कम सही जगह पर आओ, सही दिशा में नहीं चलोगे, सही दिशा में काम नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे। फिर कहते हो कि समाज पिट रहा, समाज कुट रहा, समाज छित रहा। जब समाज पिट छित जाता तो फिर उन्हें नीलम बोधी आती है, बहन जी हमें तो पीट लिया, थाने फोन कर दियो। जब उनका साथ गलत हो जाता तो कहते हैं बहन जी आप तो उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन जब हम बोलते हैं, जगाते हैं, इनको एकजुट करते हैं, इनको मजबूत करते हैं, तब ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, कोई सहयोग नहीं करते, कोई सपोर्ट नहीं करते। तो कैसे रिजल्ट आएंगे, कैसे समाज का शोषण बचेगा। समाज का शोषण जब बचेगा ना, जब वो मजबूत होगा। और मजबूत कब होगा, जब वो अपना इतिहास जानेगा। जब वो अपना इतिहास जानेगा तो नजरें मिलाकर बात कर सकेगा, वो डरेगा नहीं, सवाल खड़े करेगा। तो ये सवाल खड़े करने के लिए समाज को तैयार करना पड़ेगा ना। अब हम कैसे करें, एक एक के घर तो नहीं जा सकते, लेकिन अपना घर छोड़ करके जितना हम समय दे सकते हैं वो दे रहे हैं। आप जैसी महिलाएं जो घरों में भी खाना बनाने का टाइम है, ठीक है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, भूखे बैठे रहेंगे, अब वो 11 बजे, लगभग 11 से 12 बज जाएंगे, उसके बाद फिर हम और भी काम करेंगे। तो हम डबल काम कर रहे हैं ताकि आप तक चीजें जाएं। और आप बैठे बैठे ये भी नहीं कि मोबाइल खोलकर देख लें। क्या आपको एनवी न्यूज के बारे में नहीं पता कि यहाँ आपके इतिहास से जुड़ी हुई कम से कम 200 300 500 साल पुरानी बातों को खोज खोज कर लाके आपके सामने दिया जा रहा, जिनको आपसे छुपाया गया, वो बातें बताई जा रही है। तो आपकी ड्यूटी अब यहाँ बनती है कि ये शेयर करें, लोगों को बताएं, बेटियों को दिखाएं, अपनी बच्चियों को दिखाइए। अगर नहीं दिखाओगे तो इनकी कमजोरी से आप हमेशा घबराते रहोगे, डरते रहोगे। निर्देश या नीलम
घर से 2 बजे या रात को 1 बजे भी जाएंगी तो उनके घर वाले डरने के नहीं है, वो कहेंगे कि पिट के नहीं 4 को मार के आएगी ये। तो ऐसा बनाओ ना बेटियों को, जब हमें अपनी बेटी देखते हो तो अपनी बेटियों में हम जैसे गुण तैयार करने के लिए आपको समाज से जोड़ना पड़ेगा ना भाई। उनको एकदम कोमल मन बना के रखोगे, छुपा के रखोगे, दबा के रखोगे, बताओगे नहीं, तो वो हमेशा से कमजोर रहेंगे। स्ट्रोंग करने के लिए स्ट्रोंग बेटियों के साथ जोड़ो, वरना वो टिकटॉक देख करके लाली लिपस्टिक लगा के पूरा दिन जो है बाल खोलकर और जो है बस नेल पॉलिश लगाकर डालती रहेंगी। अब कई बार तो ऐसा होता है कि वो नेल पॉलिश जो डाली होती है फेक आईडी से खुद की बेटी ने डाली होती है और लाइक कर दिया। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है। तो क्या है ये, सही जगह पर आइए, दिमाग को खोलिए और अपने विजन को आगे बढ़ाइए। इससे आपको अधिकार बचेंगे, आपकी बेटियां सुरक्षित होंगी, आपका इतिहास सुरक्षित होगा, आपकी पीढ़ियों तक के लिए राइट्स बचेंगे। तो यहाँ आकर के अपने लोगों को सपोर्ट करिए। नीलम जैसी बेटियों को तो मैं सैल्यूट करती हूँ, जो देश के अंदर सड़क से लेकर के क्या कहते हैं मंच तक आपके आडंबर की और पाखंड की परतें खोल करके आपके दिमाग को जो है कसरत करवाती है। ऐसी बेटियों की संख्या बढ़ाइए। हमें नीलम जैसी बेटियां चाहिए, वो बेटियां नहीं जो शर्माती रहे, डरती रहे, घबराती रहे। हमें आत्मनिर्भर बेटियां बनानी है, उसके लिए हमें अपने मिशन से उनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है नीलम जी, धन्यवाद। आज की लाइव में आपने मुझे जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को। और देखो मेरे समाज, आपको लोग मुर्दा कहते हैं, आप मुर्दा नहीं हो, मुझे पता है। आपने चिंगारी बची है, उसको जरा थोड़ा सा हवा लगाओ, उसमें थोड़ा विस्फोट करो, उठो, जागो। अब बहुत समय गुजर गया सोते सोते, कई कई पीढ़ियां निकल गई सहते सहते। अब तो कम से कम कह दो कि बस बहुत हुआ, अब हम भी अपनी बेटियों को आगे करेंगे। बेटियों को आगे लेकर आइए, देखिए आपकी लड़ाई 50% ऑटोमेटिकली आपके हाथ में जीत हासिल हो जाएगी। इसी के साथ जय भीम, तीसरी आजादी। जय भीम।